प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी बीए थर्ड ईयर। और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत हमने दो प्रकार के विभाजन देखे थे। एक विभाजन देखा था अनुदैर्ध्य, दूसरा हम देख रहे थे अनुप्रस्थ विभाजन। और अनुप्रस्थ विभाजन को हमने कहा था क्षेत्रीय आधार पर विभाजन। क्षेत्रीय आधार पर विभाजन में क्या चीज़ थी, देखिए। क्षेत्रीय आधार पर हमने डिवाइड किया था कि ये चार क्षेत्र हमें दिखाई दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चार। पंजाब हरियाणा का मैदान, दूसरा हमने बात किया था राजस्थान, जो आज बात करेंगे, तीसरा गंगा का मैदान, चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब हरियाणा की हमने बात कर ली थी। दूसरा हमारा जो मैदानी भाग है राजस्थान का मैदान। अब देखिए, राजस्थान के मैदान की बात करेंगे तो राजस्थान के मैदान का जो विस्तार है वो विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो इसके विस्तार की बात कर रहे हैं। विस्तार, इसका जो विस्तार पाया जा रहा है, देखिए, ये जो प्रदेश हैं यहाँ पर, ये कौन सा अरावली पर्वतीय प्रदेश है। और यहाँ से पश्चिम में मैंने ये मैदानी भाग ड्रॉ किया। तो हम लिखेंगे अरावली के पश्चिमी भाग से और कहाँ तक, ये जो भारत पाकिस्तान की सीमा है की सीमा, अरावली के पश्चिम से लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमें दिखाई दे रही है, वहाँ तक उत्तर के विशाल मैदान का जो राजस्थान का मैदान है, एक भाग है, उसका विस्तार पाया जाता है। और इस मैदान को हम दो भागों में डिवाइड कर पढ़ते हैं। दो भाग इसके कौन कौन से हैं? पहला भाग जो है वो आपको पता है किस प्रकार का है, मरुस्थलीय। और ये मरुस्थलीय भाग राजस्थान के अंतर्गत किस मैदान के रूप में जाना जाता है? मारवाड़ मैदान के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की बात करेंगे तो ये क्षेत्र मारवाड़ का है, और नीचे का जो क्षेत्र है यहाँ पर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये मेवाड़ की संरचना। मारवाड़ और मेवाड़ का जो हिस्सा है वो दक्षिणी राजस्थान का है, और पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे तो वो किस प्रकार का है? मारवाड़ का मैदान। लेकिन इस मरुस्थलीय भाग को भूगर्भिक इतिहास की दृष्टि से देखें तो किसका? तेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। लेकिन हम बात करते हैं आग्नेय चट्टान। इस आग्नेय चट्टान का विश्लेषण किया जाता है तो इस मरुस्थलीय भाग को किसका अवशेष माना जाता है?
प्रायद्वीपीय पठारी भाग का अवशेष माना जाता है। किस आधार पर? आगन्य चट्टान के विश्लेषण के आधार पर मरुस्थलीय भाग किसका अवशेष है? प्रायद्वीपीय पठारी भाग का अंग माना जाता है। अब हम दूसरा भाग देखेंगे। दूसरा भाग है राजस्थान बांगर। अब राजस्थान बांगर का जो हिस्सा है वो किस प्रकार का हिस्सा है? ये हिस्सा है, ये उत्तरी व पूर्वी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उत्तरी पूर्वी भाग किसका? राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो राजस्थान बांगर के नाम से जाना जाता है। और ये प्रदेश कैसा है आपका? अर्ध शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है। यहाँ अर्ध शुष्क जलवायु वाले प्रदेश में एक प्रमुख नदी थी, कौन सी? लूनी नदी थी, जिसके कारण इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। ये हमने बात पहले कर ली है कि ये अर्ध शुष्क प्रदेश कौन सा है, शुष्क प्रदेश कौन सा था, वो हमने मरुस्थलीय भाग में विवेचना कर ली है उसकी। तो राजस्थान के अंतर्गत ये कुछ विशेषताएं थी, लेकिन इसके अलावा कुछ विशेष क्षेत्र हमें दिखाई देता है। जिस प्रकार से हमने पंजाब और हरियाणा में देखा था, कुछ विशेष क्षेत्र देखने को मिले थे, बैट देखने को मिला था, दो आब, पंच आब, ये सारे की सारी विशेषताएं उसमें देखने को मिली थी, चो, छोस, देप्पा, ये उसी प्रकार से राजस्थान में भी कुछ विशेष क्षेत्र देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करेंगे कि राजस्थान में इस भाग में क्या पाया जाता है? रेत के बड़े बड़े टिल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टिल्ले पाए जाते हैं। और इन टिल्लों के मध्य ये जगह मिलती है। क्या मिलती है? जगह मिलती है। राजस्थान में जो रेत के टिल्लों के बीच में पाया जाने वाला जो निचला भाग है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। राजस्थान में पाए जाने वाले टिल्लों के मध्य निचला भाग क्या कहलाता है? याद रखना, क्या कहलाता है? तल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है? तल्ली। और ये शब्द, ये जो क्षेत्र है, ये किस मैदान का है? तल्ली राजस्थान के मैदान का है, याद रखना। अब क्या होता है? इसी तल्ली में क्या बन जाती हैं? अस्थायी झील। इस तल्ली में जल भरने के कारण जब वर्षा होती है तो इसमें जल भर जाता है। इस प्रकार से जल भर गया तो ये किस प्रकार की? अस्थायी झील। अस्थायी झील इसलिए है कि कुछ समय बाद में ये सूख जाती है। तो ये जो अस्थायी झील है, इस अस्थायी झील को क्या कहा जाता है? पलाया कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? पलाया कहा जाता है। अब ये जब सूखने लगती हैं तो कैसा क्षेत्र दिखाई देता है? दलदली क्षेत्र दिखाई देता है। कैसा क्षेत्र दिखाई देता है? दलदली क्षेत्र दिखाई देता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ढाड या रण। क्या बोलते हैं? ढाड या रण बोला जाता है। किसको? उस सूखने के बाद में दलदली क्षेत्र को। तो ये पलाया याद रखना है। पलाया क्या है कि राजस्थान में पाए जाने वाले टीलों के मध्य जो निचला क्षेत्र होता है वहाँ पर जल भरने के कारण अस्थायी झील बन जाती हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? पलाया के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत बात करते हैं। तीसरी विशेषता या तीसरा क्षेत्र है कि यहाँ पर ये जो टिल्ले दिखाई दे रहे हैं,
ये रेत के बड़े बड़े टीले क्या कहलाते हैं? बालू का स्तूप दिखाई देते। ये स्तूप के रूप में ये टीले आपको दिखाई दे रहे हैं, स्तूप के रूप में टीले आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप क्या करते हैं? पवन चलती है तो पवन के साथ में ये बालू का स्तूप है तो मिट्टी होगी, और ये मिट्टी इस पवन के साथ में क्या होती है? स्थानांतरित हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। तो ये बालू का स्तूप पवनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। इस स्थानांतरित को हम क्या बोलते हैं? दर्यन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्यन। दर्यन क्या है? स्थानांतरित बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? दर्यन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्यन कहा जाता है। अब देखिए, मैंने कहा इस अरावली के पश्चिमी भाग में, यहाँ से शुरू होता है राजस्थान का मैदान। अब देखिए, चौथे क्षेत्र की बात करेंगे तो एक क्षेत्र आता है रोही। रोही क्या है कि अरावली के पश्चिमी भाग में कुछ क्या हैं? उपजाऊ भूमि दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? उपजाऊ भूमि दिखाई देती है इसके समीप, यहाँ। उसको हम क्या बोल रहे हैं? मतलब यहाँ पर वनस्पति है, वनस्पति के कारण वो क्षेत्र हमें उपजाऊ दिखाई दे रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को हम रोही के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि राजस्थान के मैदान में कितने भाग हैं और कौन कौन से इसके विशेष क्षेत्र हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखेंगे हम आगे एक अगला मैदानी भाग 3 नंबर, जो गंगा का मैदान है। तीसरे मैदानी भाग की बात कर रहे हैं हम, गंगा के मैदान में। गंगा का मैदान सबसे इंपॉर्टेंट यही मैदान है। अब देखिए, इसका जो विस्तार पाया जाता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए, मैप सही तरीके से ड्रॉ नहीं हो रहा, लेकिन आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्षेत्र हैं। ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये बिहार, और ये आपका हो गया पश्चिमी बंगाल। इन 3 राज्यों में कौन सा मैदान दिखाई देता है? गंगा का मैदान। तो विस्तार में हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल। 3 राज्यों में गंगा का मैदान दिखाई दे रहा है। अब देखिए, दो नदियां ड्रॉ की हैं मैंने, एक तो है गंगा और इसके साथ में इसकी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। अच्छी तरीके से लिख देता हूं मैं यहाँ पर। गंगा नदी और ये यमुना, ये क्षेत्र है आपका उत्तर प्रदेश का, ये क्षेत्र आपका बिहार का और ये क्षेत्र है आपका वेस्ट बंगाल का। अब देखिए,
3 राज्यों में इसका विस्तार है। अब इसके ढाल की बात करेंगे कि इस मैदान का, ये सबसे बड़ा मैदानी भाग है, तो इसके ढाल की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये इस प्रकार से आ रही है ये नदी और फिर इस प्रकार से हो जाती है। तो ये जो एरिया है ये कैसा है, दक्षिण पूर्व, और बाद में ये किस साइड में हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट है पूर्व की ओर हो जाती है। तो हम यहाँ ढाल लिखेंगे पूर्व तथा दक्षिणी पूर्व। इसका जो ढाल है पूर्व तथा दक्षिण पूर्व के अंतर्गत ये जल प्रवाह है होता है, इसी के कारण इसका ढाल है मापा जाता है। अब इसके कुछ भाग हैं, जैसे हमने राजस्थान के भाग किए उसी प्रकार से जैसे हमने पंजाब के भाग किए, इसके भाग हैं। वो भाग कुल कितने हैं, 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं देखिए, तीन भागों के नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और लास्ट में निम्न गंगा का मैदान। 3 भाग हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। अब देखिए ऊपरी गंगा का जो मैदान है वो मैदान देखेंगे सबसे पहले। ऊपरी गंगा का मैदान, और ये कहाँ पर है, देखिए मैंने ये पूरा यूपी क्षेत्र लिखा है, इसके मैंने 2 भाग कर लिए। ये भाग क्या कहलाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं दिल्ली से इलाहाबाद तक। कहाँ तक की बात कर रहे हैं, दिल्ली से इलाहाबाद। तो ऊपरी गंगा का मैदान कहाँ से कहाँ तक है, या तो हम कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या हम कह सकते हैं दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक। और ये जो भाग हैं ये 2 भागों में डिवाइड हैं। ये जो गंगा नदी जा रही है, एक भाग तो ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। तो 2 भाग हैं इस ऊपरी गंगा के मैदान के। एक तो हो गया पश्चिमी भाग और दूसरा हो गया इसका पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को कहा जाता है रुहेलखंड। क्या कहा जाता है, रुहेलखंड। और पूर्वी भाग को कहा जाता है अवध का मैदान। याद रखना, रुहेलखंड और अवध का मैदान कौन से भाग है, किस साइड में है, ये याद रखना है हमें कि पश्चिमी भाग को जो ऊपरी गंगा का मैदान है, इस ऊपरी गंगा के मैदान में जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी के पश्चिमी भाग में रुहेलखंड पाया जाता है और इसके पूर्वी भाग में कौन सा भाग पाया जाता है, अवध का मैदान पाया जाता है। और इसमें ऐसी कोई विशेषता है नहीं। अब हम बात करेंगे मध्य गंगा के मैदान का। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मध्य गंगा का मैदान। ये देखेंगे हम। दूसरा है गंगा के मैदान में मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा के मैदान में देखिए क्या रह गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ गया, अब रह गया पूर्वी उत्तर प्रदेश, और थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं उत्तरी बिहार की। तो विस्तार की बात करेंगे इसके, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश व उत्तरी बिहार। पूर्वी उत्तर प्रदेश व उत्तरी बिहार को किसमें सम्मिलित किया जाता है, मध्य गंगा के मैदान। और ये जो प्रदेश हैं, यहाँ नदियों के मार्ग में परिवर्तन क्या होता है, अधिक होता है। नदियों के मार्ग में, नदियों का
मार्ग क्या होता है, परिवर्तित होता है, अधिक परिवर्तन दिखाई देता है, जिसके कारण यहाँ इस क्षेत्र में क्या आ जाती हैं, बाढ़ आ जाती हैं। और इस नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण क्या होता है, देखिए ये नदियाँ इस प्रकार से चलती है, ये इस प्रकार से चलती है, ठीक है, बिल्कुल ये स्ट्रेट नहीं चलती है, ऐसे परिवर्तन होता चला जाता है। इसके कारण एक संरचना दिखाई देती है, कौन सी, मध्य गंगा के मैदान में क्या दिखाई देता है, गोखुर झील, क्या, गोखुर झील या ऑक्सबो लेक, क्या दिखाई देती हैं, ऑक्सबो लेक। गोखुर झील को ही क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। कैसे, जैसे ये नदियाँ इस प्रकार से मार्ग परिवर्तित करती हैं तो क्या करती है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर दबाव डालना शुरू कर देती है। यहाँ पर दबाव डालते डालते अब इसका मार्ग क्या हो गया, ये हो गया, ये मार्ग हो गया, और ये मार्ग क्या हो गया, पहले का मार्ग था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, जल भर जाता है, ये मार्ग परिवर्तन के कारण यहाँ पर क्या हो गया, जल भर गया। तो ये क्या हो गई, ये जो झील बनती हैं, इसी झील को किस नाम से जानते हैं, गोखुर झील के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो मध्य गंगा का मैदान है, ये मैदान क्या है, पानी की अधिकता के कारण उपजाऊ भाग माना जाता है, और नदियाँ बिल्कुल नवीन हैं, तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, किस प्रकार की भूमि, खादर भूमि पाई जाती है मध्य गंगा के मैदान में। किस प्रकार की भूमि, खादर भूमि। और खादर भूमि में किस प्रकार का जलोढ़ मिलेगा, नवीन जलोढ़ मिलेगा। प्राचीन जलोढ़ किस में मिलता है, बांगर में। कहाँ मिलता है, बांगर में। नवीन जलोढ़ कहाँ मिलेगा, खादर में मिलेगा। तो ये नदियों का मार्ग परिवर्तन जो होता है वो मध्य गंगा के मैदान में होता है, और यहाँ जो क्षेत्र है वो उपजाऊ भाग माना जाता है, और यहाँ की जो भूमि है वो किस प्रकार की भूमि है, खातर भूमि पाई जाती है। और इससे आगे जो निम्न गंगा का मैदान है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।